क्लास 7 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्टली मैसूलिपट्टनम्स जो सिटीज़ है, टाउन्स जो फॉर्म्ड हुआ था एंड जो टाउन्स ड्यू टू क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी के कारण ही इतना डेवलप्ड हुआ था, उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो है मोस्टली देखा जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे मैसूलिपट्टनम्स एंड सूरत। तो टिपिकल जो ये एक सिटीज़ एंड टाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो डेवलप्ड हुआ था क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे। ठीक है, तो मैसूलिपट्टनम्स जो है मेनली द टाउन ऑफ मैसूलिपट्टनम्स, और उसे मोस्टली मछलीपट्टनम्स के नाम से जो लोकल्स होते हैं वहाँ पे, उसे इस नाम से कहा जाता है। वहाँ पे ये लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड ऑन द रिवर कृष्णा रिवर। तो जिस तरह से अपने जो मोस्टली पेनिनसुला जो है पेनिनसुला, तो इस तरह से जो कृष्णा रिवर्स है, तो ये यहाँ पर इस तरह से जो फॉर्म्ड होते हैं और में डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं। तो इस एरिया में देखा गया, ये एरिया जो है ये हो गया वहाँ पर ये टाउन जो वहाँ पे डेवलप्ड हुआ था मैसूलिपट्टनम्स। ठीक है, तो रिवर कृष्णा रिवर्स के डेल्टास में वहाँ पे आसपास वहाँ लोकेटेड है। यहाँ पे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेट अप फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट देयर ऑल्सो। तो उन्होंने भी सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने भी इस एरिया में ही उन्होंने सबसे पहला अपना पोर्ट सेट किया था। वहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया था अपना वहाँ पे बिजनेस। दैट वाज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोस्ट किसे बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं एरिया नियर द सी। तो एरिया नियर द सी, तो यहाँ पे देखो ये सारे जो है, ये सारा क्या है? यहाँ पे बे ऑफ, यहाँ अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया इस एरिया में, और नीचे इंडियन ओशंस हो गए, है ना। तो ये सारा जितना एरिया, इसको हम बोलेंगे कोस्टल एरिया। तो जो एकदम सी के पास वाला जो एरिया उसको कहा जाएगा। फिर उसके बाद हम जैसे अंदर मूव करते, इंटीरियर में जाते, तो वो कोस्टल एरिया नहीं रहता है। ठीक है, सो द एरिया जस्ट नियर द सी, दैट एरिया बिन कॉल्ड एज अ कोस्टल एरिया। तो केरला यहाँ पे, जैसे केरला यहाँ पे छोटा सा है, वो कोस्टल एरिया में है। महाराष्ट्र का कुछ एरिया कोस्टल एरिया में आ जाएगा, चेन्नई का कुछ एरिया आ जाएगा। तो इसी तरह से इस एरिया, तो ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई थी, तो सबसे पहले देखा गया तो ये भी ट्रेडिंग उसी एरिया में उन्होंने मोस्टली स्टार्ट किया था। इट इज़ बिलीव दैट मैसूलिपट्टनम गॉट इट्स नेम ओइंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गेटवे टू द टाउन। तो इनको कहा जाता है, मानना है यहाँ पर कि जो मैसूलिपट्टनम जो उसको नाम दिया गया है, ये एक्चुअली जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाया गया, जो गेटवे बनाया गया उस टाउन में एंटर करने से पहले, जो एक गेट फॉर्म किया गया है, और वो गेट जो है टोटली जब उसको देखा जाता है, उसको डेकोरेट किया गया विद द आईज ऑफ फिश। तो वो पूरा का पूरा लगता है कि फिश की आईज है, जिसलिए वहाँ पे मछली के नाम से कहा जाता है, और लोग उसे मछलीपट्टनम के नाम से भी कहा जाता है। तो इसी तरह से इसका नाम जो है इसी तरह से वो फॉर्म्ड हो गया। इट वॉज वन ऑफ द एंशियंट ब्रिटिश सेटलमेंट एंड द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले यहाँ पे सेटअप किया था अपना बिजनेस पोर्ट, और देखा गया कि एंशियंट इंडिया में भी गोलकोंडा जो था चीफ पोस्ट माना जाता था। यहीं से मेनली जितना सारा एक्सपोर्ट जो भी बाहर से लोग आते थे, इस पोर्ट के थ्रू ही आते थे। द मैसूलिपट्टनम वाज वेल नोन फॉर इट्स कलमकारी। यहाँ पे जो मोस्ट वर्क फेमस है, जो क्राफ्ट फेमस है यहाँ पे है, वो है कलमकारी। कलम मीन्स पेन एंड कारी मीन्स वर्क। तो जो पेन से रिलेटेड वर्क किया जाता है टेक्सटाइल में, पेंटिंग करना, क्योंकि पहले हाथों से किया जाता था, है ना। तो यहाँ पे एक पिक्चर्स देखोगे आप, यहाँ पे जो है ये पिक्चर्स जो है वो कलमकारी की हेल्प से, मतलब वो खुद पेंट किया गया है पेन के थ्रू, हाथों से ये वर्क है, ये मशीन का प्रिंटेड नहीं है। तो यहाँ पे लॉर्ड राम एंड सीता की जो बनाई गई छवि बहुत ही सुंदर है। तो ये किस तरह से, दैट वाज रियली एन आर्ट वर्क, बहुत ही सुंदर वर्क है। तो इसी तरह से ये जो है मैसूलिपट्टनम इज फेमस फॉर इट्स कलमकारी, बहुत ही ज़्यादा। इसमें टेक्सटाइल एंड पेंटिंग्स जो होता है यूजिंग वेजिटेबल डाइज। तो यहाँ पे जो कलर यूज़ किया गया वो कहाँ से लिया गया? वेजिटेबल्स को यूज़ किया गया, मैं नेचुरल कलर्स एवरीथिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में वहाँ पे केमिकल्स यूज़ नहीं करते थे। तो स्पेशल डाई कॉटन क्लोथ भी प्रोड्यूस किया जाता था मैसूलिपट्टनम में, जिसे चिंट के नाम से कहा जाता था, और ये बहुत फेमस है यूरोपियन कंट्रीज में। ऑन दैट टाइम इट वाज अ फेमस प्रोडक्ट ऑफ फेमस क्लोथ फ्रॉम मैसूलिपट्टनम। In fact, French travelers Francis Burner mentioned that the best chin come from the Masulipatam on the coast of Madras only.
तो इन्होंने ये भी मेंशन किया, फ्रांस जो ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, फ्रांसिस बर्नर, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा जो वहाँ पे उनके मार्केट में जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मसलापट्टनम के थ्रू ही जाती है, एंड विद द कोस्ट जो है वो मद्रास वहाँ से होती भी जाती है। फिर वैसा ही एक और स्टेट जो डेवलप्ड हुआ और विद द हेल्प क्राफ्ट के कारण, और ये भी बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट रूट था उस समय एंशिएंट टाइम में, मिडिवल पीरियड के अंदर देखा गया। सूरत इज़ अ पोर्ट सिटी इन गुजरात एंड फ्रॉम अ स्मॉल हैमलेट ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। शुरुआत थोड़ी छोटी सी शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा डेवलप मेजर ट्रेडिंग सेंटर बन गया। तो छोटे से शुरुआत होके एक मेजर डेवलप पोर्ट बन के खड़ा हुआ वो धीरे धीरे। इसके पीछे हैज़ डिफरेंट सिग्निफिकेंट फॉर्मिंग है, रीजन से फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स क्या है कि ये जो थे दैट रूट, जो सूरत का रूट था, पोर्ट था, वो उन्होंने किसके थ्रू कनेक्ट किया, विथ वेस्ट एशिया। तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़, इसके थ्रू जो वेस्ट एशिया से लोग इनके इंडिया में एंटर करेंगे। फिर सूरत वाज आल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ टू वेस्ट एशिया। तो इसी तरह से ये जब उनका गेटवे बना तो इस तरह से वहाँ से और इंडिया से जो लोग जाते, तो बिजनेस जो है बहुत डेवलप्ड हुआ। और साथ साथ दैट वाज आल्सो द रूट टू मक्का ऑल्सो। इसी रूट के थ्रू, इसी गेटवे के थ्रू जो मोस्टली मुस्लिम जो थे वो दे कैन गो फॉर द पिलग्रिम शिप्स के थ्रू सेल करके वो मक्का जा सकते थे। तो धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। बाय द 17th century the Portuguese, Dutch and English established their trading factories and warehouse at सूरत। फिर 17th centuries में जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आए, वैसे साथ साथ ब्रिटिशर्स के साथ यूरोपियंस में पोर्चुगीज भी आए थे, डच भी आए थे, इंग्लिश भी आए थे, इंग्लिश दैट वाज ब्रिटिश। तो इसी तरह से दे हैव सेट, उन्होंने फैक्ट्रीज भी सूरत में शुरुआत किया, ट्रेडिंग फैक्ट्रीज, क्योंकि वेयर हाउस में ना स्टोर हाउस, ठीक है, कि मोस्टली सामान कहाँ रखेंगे, उनको गोडाउंस चाहिए, जिसको स्टोर हाउस के नाम से, गोडाउंस के नाम से बोलेंगे। तो मेनली इसको वेयर हाउस के नाम से कहा जाता है, दैट वाज गोडाउंस और स्टोर हाउस। तो प्रोडक्ट्स को रखेंगे कहाँ पे, शिप से आने के बाद दे शुड बी हैव टू, उनको लोड जो है उसको निकालना पड़ेगा शिप में। तो इसी तरह से दे नीडेड एंड दे फॉर्म्ड वेयर हाउस। सूरत के आसपास एरिया में उन्होंने पोर्ट के आसपास वेयर हाउसेस बनाया गया। साथ साथ सूरत वॉज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल जो है मेनली सूरत में बनाया गया। और फिर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, क्लोथ्स, जरी का काम जो होता है, जरी मोस्टली आज भी फेमस है और आज भी मोस्टली क्लोथ्स में जरी का काम होता है। दैट क्लोथ्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो डायमंड्स, देन गोल्ड, लेसेस, ये चीज़ें उसमें काम किया जाता था टेक्सटाइल्स के अंदर। इसके साथ रेस्ट हाउस भी फॉर्म किया गया। मेनी रेस्ट हाउस वे आर बिल्ड टू कैटर टू द नीड ऑफ द पीपल्स हु फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो आ रहे हैं वो एटलीस्ट आते ही तो नहीं जाएंगे, दे विल टेक रेस्ट, वो यहाँ स्टे करेंगे, दे विल सेल दियर प्रोडक्ट्स, अगेन दे विल परचेज फ्रॉम इंडियन प्रोडक्ट्स, वहाँ से परचेज करेंगे। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उनको उनसे मिटने के लिए, उन चीज़ों को सॉल्यूशन देने के लिए दे फॉर्म्ड, दैट वाज रेस्ट हाउस बनाया गया ना। डिड यू नो में चलते हैं कि एन इंग्लिश क्रॉनिकल्स ओवेंटन्स डिस्क्राइब किया वहाँ पर, क्रॉनिकल्स दोज हु मेक, जो सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस स्टोरीज, पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, टाइम पीरियड पूरा सही से लिखा गया, उसको क्रॉनिक्स कहा जाता है। तो क्रॉनिकल्स जो थे इंग्लिश ओवेंटन्स, उन्होंने कहा कि जो पोर्ट थी सूरत की, एंड इट वाज मेंशन इन द ईयर 1689 में, कि वो इतना ज़्यादा बिजिएस्ट था कि डेली बेसिस पे देखा गया कि 100 शिप जो थी वहाँ आके वो उस पोर्ट में लॉक्ड होती थी। तो उस जो डॉग थी, इसको इसी तरह से कंट्रीज डॉग कहा गया था। बिजिएस्ट डॉग उस समय वो बन चुका था सूरत पोर्ट। तो इतना ज़्यादा फ्लरिश्ड या फिर इतना ज़्यादा डेवलप्ड उस समय, सोच लो, मानो। लेकिन बाद में ये पोर्ट जितना ही डेवलप्ड हुआ, जितना ही फॉर्म्ड हुआ, बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन भी हुआ, क्योंकि मुगल्स की एंड धीरे धीरे जिस तरह से मुगल्स की एंड होने लगे, मुगल्स को मोस्टली देखा गया, ब्रिटिशर्स ने जब शुरुआत की टू कंट्रोल द पावर पॉलिटिकल, तो मुगल्स धीरे धीरे उनका पावर ख़त्म होने लगा। तो वैसे ही सूरत भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरीज में सूरत की इम्पोर्टेंस जो थी, जो पोर्ट था इम्पोर्टेंट, जो बिजिएस्ट रूट कहा जाता था, उसकी भी इम्पोर्टेंस
ख़त्म होने लगी। रिजल्टेड ये हुआ कि जो न्यूमरस फैक्टर्स जिस तरह से उनको इम्पोर्टेंट दिया गया था, मार्केट थी, सी रोड थी एंड कॉम्पिटिटिव, वो सारा शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, बॉम्बे। देन जहाँ पे प्रेजेंट है मोस्टली मुंबई के नाम से कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो उन्होंने शिफ्ट किया, सूरत से उन्होंने बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। तो इसी तरह से जितना सारा पोर्ट था और जितना सारा शिप थी वो सूरत से बॉम्बे की तरफ दे टर्न। तो इसी तरह से धीरे धीरे सूरत जो पोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया, एकदम ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट है एक केस स्टडी हम्पी, दैट वाज अगेन हम्पी जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है, ठीक है ना, यूनेस्को में ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है। दैट वाज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट धरोहर है हमारे लिए। तो इस हम्पी में ऐसा ये चीज़ें क्या थी, तो इसके बारे में डिस्कस करते कि हम्पी जो है वो किंगडम्स किसके अंडर थी या किसने रूल किया था। Now Hampi is located along the bank of तुंगभद्रा रिवर इन नॉर्थर्न कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो रिवर है तुंगभद्रा, वहाँ पे ये लोकेट है हम्पी। ना बिटवीन 14th एंड 16th सेंचुरीज जो थी ये फॉर्म्ड हुआ था, डेवलप्ड हुआ था और इसकी कैपिटल बनाया गया था विजयनगरा, ठीक है। तो हम्पी जो था वो बन गया था वॉज अ कैपिटल, और ये किसका था, किसका कैपिटल था, विजयनगर अम्पायर का कैपिटल बना था हम्पी। Now Hampi was chosen as a capital due to strategic locations। इसे कैपिटल बनाया गया क्योंकि ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। पर्टिकुलर कोई एक रीज़न नहीं था, यहाँ पे ट्रेड भी था, जैसे बोलते कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए ट्रेड सिटीज़ बनाया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पे ट्रेड सेंटर भी था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। फिर टेम्पल, मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे, तो रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, इस तरह से तो साइट्स अलग अलग बहुत रीजन्स थी जिसके कारण हम्पी को एज अ कैपिटल फॉर्म किया गया था। इट वॉज फ्लंग बाय द तुंगभद्रा रिवर ऑन वन साइड एंड सराउंडेड बाय क्लिफ्स ऑन द 3 अदर साइड्स। तो इसकी सराउंडिंग, इसकी सिचुएशन इतनी अच्छी, जोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए कि वन साइड जो फ्लंग मीन्स वन साइड रिवर्स फ्लो हो रही है तुंगभद्रा, और बाकी जो 3 साइड से क्लिफ, माउंटेन्स क्लिफ होती है, रिवर्स की जो क्लिफ्स होती है पहाड़ों से बनती रहती है इस तरह से अलग अलग, तो वो 3 साइड जो क्लिफ थी एंड वन साइड रिवर्स था। तो इसी तरह से सोचो कि वो कितना अच्छा देखने को, दैट वाज बिकम अ पिक्चर क्यू, कि इतना सुंदर नज़ारा जो होगा इसके कारण। तो द पर्शियन ट्रैवलर्स, जो भी ट्रैवलर्स उसके समय वहाँ पे वो गए थे, द पर्शियन ट्रैवलर्स जो थे अब्दुल रज़ाक हु विजिटेड विजयनगर अम्पायर, जो उन्होंने विजिट किया था ड्यूरिंग द रूलर, जो रूल करे थे उस समय देवराजा सेकंड। तो देयर आर लॉट ऑफ रूलर्स हु रूल ऑन दैट पीरियड विजयनगर अम्पायर में। तो उस समय देवराजा जो थे सेकंड वो रूल करे थे, उनके समय में अब्दुल रज़ाक वो विजिट किए थे दैट अम्पायर एंड डिस्क्राइब द स्प्लेंडर ऑफ हम्पी इन ग्रेट डिटेल्स। और उन्होंने डिस्क्राइब किया बहुत ही कि हम्पी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है, फ्लरिश है, बहुत सुंदर है, बहुत कुछ होता है वहाँ पे। इस तरह से उन्होंने अपने जाने के बाद इस तरह से अपनी इसमें डिस्क्राइब की जो जर्नी थी इस तरह से। इसके अलावा जब पोर्चुगीज ट्रैवलर्स भी आए थे, डोमिंगो पेस, यहाँ पे उन्होंने जब विजिट किया था विजयनगर अम्पायर, और उस समय रूल कौन करता, रूलर कृष्णा देवा राजा। तो ये कृष्णा देवा राजा रूल करे थे जब डोमिंगो पेस इन यहाँ पे विजयनगर अम्पायर में एंटर किया था इन द 14th century। He documented his observation in his book Chronica dos Reis de Bisnag that translate to Chronic of the Vijayanagar Kings। तो ये इन्होंने क्या किया, जब ये वापस गए एंड ही मेक, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द क्रॉनिकल, ये लिखते हैं, तो ये क्रॉनिकल्स है हिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, जो भी उनको अच्छा लगा उसके सीक्वेंस वाइज बना के। तो उन्होंने इसके बारे में भी अपनी बुक्स में इसके बारे में चर्चा की, विजयनगर अम्पायर्स के बारे में। एंड विटनेसिंग द अबंडेंस की विजयनगर अम्पायर इतना वास्ट और इतना अच्छा है, इतना तो उन्होंने कंपेयर किया विजयनगर अम्पायर को किसके थ्रू, दैट द स्टेट ऑफ रोम, कि ये मोस्टली रोम जैसा ही है, इतना सुंदर, इतना पॉपुलर, इसमें बहुत कुछ है जिस तरह से रोम के अंदर है। तो इस तरह से उन्होंने उनको कंपेयर किया रोम के साथ। बिसाइड बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, तो ये जिस तरह से कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया कैपिटल्स, जहाँ पे कैपिटल है मतलब वहाँ पे सब कुछ रूलिंग होगा, कंट्रोल किया जाएगा, पूरे जितना बड़ा किंगडम्स है वहाँ से कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ सेंटर्स के साथ वो वहाँ पे ट्रेड सेंटर्स भी थे,
जहाँ पे मोस्टली इसके क्योंकि वो कोस्टल एरिया में तो ट्रेड से होगा, ट्रेडिंग करेंगे। तो इट वाज आल्सो नोन फॉर स्पाइसेस एंड कॉटन ट्रेड्स। तो यहाँ से स्पाइसेस एंड कॉटन जो था वो पूरे इसी रूट से वो हम्पीज के थ्रू वहाँ पे बाहर जाते थे, ट्रेडर कांटेक्ट करते थे, ट्रेडर विद पर्शियन से, अरब से, बर्मा से, चाइना से एंड आइलैंड्स इंडियंस के। तो इसी एरिया से वो इंडिया एंटर करके एंड हम्पी से यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पस करके बिजनेस करके वापस जाते थे। यूरोपियंस मर्चेंट्स ऑल्सो केम टू हम्पी। यूरोपियंस भी थे वहाँ पे, यहाँ पे हम्पी में एंटर किया था एंड बिकॉज ऑफ सेम पर्पस स्पाइसेस एंड कॉटन्स के थ्रू। चाइनीज़ भी एंटर किया, कॉटन, स्पाइसेस, ज्वेलरीज, अलग अलग लोग। रोम्स भी इंडिया में एंटर किया, बर्मा भी एंटर किया बिकॉज ऑफ कॉपर, कोरल, रोज वाटर नाइफ्स, तो सैफ्रॉन्स, ये अलग अलग चीज़ों के लिए। तो इतने सारे कंट्री, मतलब चाइना से लेके, यूरोप से लेके, फिर रोम, बर्मा, इतने सारे कंट्रीज जो थे, पर्शियंस, अरेबियंस, दे आर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस विद द हम्पी बिकॉज ऑफ देयर अलग जितने सारे लॉट्स ऑफ जो ट्रेडिंग मटीरियल्स थी उसके कारण। हम्पी वॉज अ वेल फोर्टिफाइड सिटीज ऑल्सो, क्योंकि वो फोर्टिफाइड मीन्स पूरे के पूरे दैट वॉज बीन सराउंडेड बाय फोर्ट्स, जो बड़े बड़े वॉल्स होते हैं उसके थ्रू। एंड ऑल्सो फेमस फॉर न्यूमरस टेम्पल्स, कि यहाँ पे टेम्पल्स भी बहुत कुछ बनाए गए, अलग अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए गए। सीमेंटिंग एजेंट्स के अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू, इंटरलॉकिंग है, कंस्ट्रक्शन वॉल्स है। तो जो आर्किटेक्चर्स थे वो बहुत ही यूनिक थी, जो आपको कहीं नहीं दिखेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स वॉज रियली अ यूनिक। एक पिक्चर्स दिख रही होगी आपको बुक में यहाँ पर, दैट इज़ अगेन अ पिक्चर ऑफ हम्पी टेम्पल्स बनाया गया था और इसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया, दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्योंकि इतना यूनिक इसकी टेक्निक जो आर्किटेक्चर्स है वो सचमुच बहुत ही अलग है। हम्पी वॉज ऑल्सो फेमस फॉर ब्यूटीफुल टेम्पल्स मेकिंग स्टाइल्स। फिर विरूपाक्ष टेम्पल्स जो है ये भी मेजर टेम्पल्स है, फिर इंक्लूडिंग हजारा रामा टेम्पल्स, वित्थल टेम्पल्स, तो अलग अलग टेम्पल्स फॉर्म किया गया यहाँ पे, इन सभी के लिए वो फेमस है। अगेन टेम्पल्स प्लेज अ वाइटल रोल इन कल्चर ऑफ हम्पी ऑल्सो, कि टेम्पल्स की जिस तरह से बनावट है, डिज़ाइन है, तो वो वहाँ का कल्चर रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ के लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट करती है। अमंग the most popular festival celebrated at Hampi was the महानवमी फेस्टिवल, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेलिब्रेट किया जाता था, जिसे आज नवरात्रि इन द साउथ के नाम से फेमस है। तो पहले उसे महानवमी फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जिन्होंने फाइंड किया बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हम्पी में, हैव फाउंड दैट महानवमी प्लेटफॉर्म जो थी यहाँ पे, महानवमी किस तरह से सेलिब्रेट करते थे, वी आर किंग वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस, जहाँ पे किंग जो थे म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस को देखते थे, गेस्ट को रिसीव करते थे एंड जो भी उनको ट्रिब्यूट देते थे किंग्स को एंड चीफ्स को, वो इसी एरिया में किया जाता था सेलिब्रेट। हम्पीज डिक्लाइन आफ्टर द विजयनगर एम्पायर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ तालिकोटा। तो हम्पी की जो डिक्लाइन हुई, डिस्ट्रक्शन हुई, जो मोस्टली ये अम्पायर जो किंगडम्स थी, ये किस तरह से डिक्लाइन हुआ, एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये एक बैटल्स में हुई थी, जहाँ पे मोस्टली इन द ईयर 1565 में, और यहाँ पे 4 दैट वाज किंगडम्स दे फॉट टुगेदर। डेक्कन रूलर ऑफ बीजापुर, बिदार, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, इन्होंने मिल के एक अलायंसेस बनाया और इसके कारण हम्पी जो है डिस्ट्रॉय हुआ। तो शायद अकेले अगर कोई भी यहाँ पे दे हैव डन द वॉर, तो शायद हम्पी नहीं हारता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन दे मेड द अलायंसेस विद 4 ऑफ देम एंड दे कैप्चर्ड हम्पी एंड डिस्ट्रॉय दैट विजयनगर एम्पायर टोटली। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो ये चैप्टर्स बेटा कंप्लीट हो गया। देन in the next class we will move to the question answer sections. Okay, thank you.